हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फैज़ एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगियों में बेहतर कर रहे होंगे। हमारी दुनिया जिसमें हम रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इस दुनिया में आज भी बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आज भी ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी एग्जिस्टेंस में है। हालांकि ये बात सुनने में बड़ी इमेजिनरी और झूठी लगती है, लेकिन सच में इस दुनिया में आज भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। मगर हम लोग रोजाना कोई ना कोई ऐसा केस जरूर सुनते हैं या देखते हैं जिसकी वजह से हमारा यकीन अच्छाई पर कम होता जाता है और अल्टीमेटली हम ये सोचने लगते हैं कि इस दुनिया में बुराई के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही एक केस है साइनाइड मोहन केस। इस केस में जो अपराधी था वो देखने में बेहद ही एक नॉबल पर्सन था और उसके अंदर जो करिश्मा था उससे वो बहुत सारे लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर लिया करता था और इसी का फायदा उठाकर वो जिस तरह से क्राइम्स को अंजाम दिया करता था उसने पूरे कर्नाटक को हिलाकर रख दिया था। मोहन ने क्राइम्स की एक सीरीज को इस तरह से अंजाम दिया था कि पुलिस वाले भी कई सालों तक इसके द्वारा किए गए क्राइम्स को सुलझाने में लगे रहे। साइनाइड मोहन का जन्म 6 अप्रैल 1963 को कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट दक्षिण कन्नड़ के एक गांव कन्याना में हुआ था। मोहन का पूरा नाम मोहन कुमार विवेकानंद था और इसको लोग भास्कर और भास्करा के नाम से भी जानते थे। मोहन का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और मोहन एक दलित फैमिली से बिलोंग करता था। मोहन के पिता का नाम मेलप्पा मुगेरा था और वो एक डेली वेज वर्कर थे। मेलप्पा अपनी फैमिली को तभी छोड़कर चले गए थे जब मोहन बहुत ज्यादा छोटा था। वहीं मोहन की माँ का नाम टुकरू था और वो भी एक डेली वेज वर्कर थी। मोहन को मिलाकर ये 4 भाई बहन थे, 3 भाई और एक बहन। मोहन का एक भाई जिसका नाम रमेश कुमार था वो एक दिहाड़ी मजदूर था। इसका दूसरा भाई कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कंडक्टर था और इसकी बहन पोस्टल डिपार्टमेंट से रिटायर हो गई थी। मोहन के भाई बहन के अकॉर्डिंग मोहन अपने बचपन से ही बेहद शर्मीला था और ये लोगों से बात करने में काफी शर्माता था। मोहन अपने बचपन से ही ज्यादा सोशलाइज पर्सन नहीं था। मोहन का बचपन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि एक तो मोहन को कभी अपने बाप का प्यार नहीं मिला और दूसरा इनके घर में रुपये पैसों की भी काफी तंगी थी, जिस वजह से मोहन की माँ अपने बच्चों की बहुत सी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती थी। लेकिन उन्होंने अपने सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया और फिर एक दिन ऐसा आया कि इन लोगों के हालात अच्छे होने लगे। मोहन ने अपनी स्कूली पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की थी और अपनी बैचलर की पढ़ाई गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज से पूरी की थी। यानी कि कहा जा सकता है कि मोहन अपने वक्त का एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान था। मोहन के एक दोस्त के अकॉर्डिंग मोहन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद साल 1984 में एक प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मोहन की यह नौकरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर थी। फिर मोहन के दोस्तों ने उसे सजेस्ट किया कि वो शेड्यूल कास्ट से आता है, इसलिए उसे टीचर की सरकारी नौकरी डायरेक्ट मिल जाएगी। उस जमाने में सरकारी टीचर बनने के लिए डीएड की डिग्री होना जरूरी होता था। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि डीएड की फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट से आने वाले लोगों के लिए डीएड की डिग्री होना जरूरी नहीं होता था। इसलिए मोहन को गवर्नमेंट टीचर की नौकरी बड़ी आसानी से मिल गई और मोहन ने परमानेंट टीचर के तौर पर स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। मोहन जब शिरडी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा था तब उसकी मुलाकात वहाँ पर मैरी नाम की एक लड़की से हुई और वो मैरी नाम की लड़की उस वक्त 7th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट थी। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। मैरी को मोहन से प्यार हो गया और मोहन को मैरी से। मतलब जब मैरी को मोहन से प्यार हुआ होगा तब मैरी की एज यही कोई 12 या 13 साल के आसपास रही होगी और मोहन की एज यही कोई 22 या 23 साल के आसपास रही होगी। मतलब इन दोनों की एज में लगभग 10 या 11 साल का गैप रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों प्यार में पड़ गए। खैर, इसमें अब करा ही क्या जा सकता है, प्यार है इतनी प्यारी चीज। मोहन और मैरी का अफेयर कुछ साल चला। जब मैरी फाइनली 18 साल की हुई तब मोहन और मैरी ने साल 1987 में शादी कर ली। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद इन दोनों का डिवोर्स हो गया क्योंकि मोहन मैरी पर दबाव बनाने लगा था कि वो अपना कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में कर ले, लेकिन मैरी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया था और वो एक क्रिश्चियन ही बने रहना चाहती थी। उसके बाद मोहन ने साल 1992 में मंजुला नाम की लड़की से अरेंज मैरिज कर ली, लेकिन मोहन थोड़ा दिलफेक मिजाज आदमी था। उसके शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे थे। मंजुला के साथ मैरिज में रहने के बावजूद मोहन ने श्रीदेवी नाम की लड़की से शादी कर ली। नहीं, मैं यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री वाली श्रीदेवी की बात नहीं कर रहा हूँ। मोहन की थर्ड वाइफ श्रीदेवी एक फाइनेंशियल फर्म में जॉब करते थे। मोहन के 6 बच्चे थे और ये बच्चे उसके तीनों बीवियों से हुए थे। मतलब कि हर एक बीवी से उसको 2-2 बच्चे हुए थे। मानना पड़ेगा मोहन एक खिलाड़ी आदमी था। मोहन ने अपनी जिंदगी में कई सारे स्कूल्स में पढ़ाया था और मोहन को हर स्कूल से बहुत जल्दी ट्रांसफर दे दिया जाता था। मोहन ने किसी भी स्कूल में कुछ महीनों से ज्यादा नहीं पढ़ाया। स्कूल अथॉरिटीज ने इसके पीछे की जो वजह बताई थी वो ये थी कि एक तो मोहन बहुत ज्यादा लीव लिया करता था और दूसरा
कि उसका बिहेवियर टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा खराब था। फिर साल आया 2003 का। इस साल मोहन को स्कूल अथॉरिटीज ने हमेशा के लिए अपनी सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया था, क्योंकि मोहन पर एक औरत का अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। असल में मोहन ने एक औरत को उठाकर नदी में फेंक दिया था, बट लकीली उस वक्त उस नदी में कुछ मछुआरे मौजूद थे जिन्होंने उस लड़की को बचा लिया, और फिर उस लड़की ने मोहन के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR लिखवा दी और मोहन को 1 महीने की जेल हो गई, जिस वजह से उसकी नौकरी चली गई। 1 महीने के बाद जब मोहन जेल से बाहर आया तब उसके अंदर कुछ चेंज आ गया था। मोहन के अंदर इस बार जो चेंज आया था वैसा चेंज पहले किसी ने भी उसके अंदर नहीं देखा था। इनफैक्ट ऐसा चेंज इससे पहले मोहन के अंदर उसके भाई बहन और माँ ने भी नहीं देखा था। मोहन अब कुछ ज्यादा ही काल्म और खुश रहने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो जेल में जाने के बाद उसका एनलाइटनमेंट हो गया हो। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मोहन के सो कॉल्ड एनलाइटनमेंट एक एनलाइटनमेंट नहीं था, बल्कि जेल जाने के बाद मोहन के अंदर का सीरियल किलर जाग गया था। मोहन को एक औरत की वजह से जेल हुई थी, इसलिए उसने फैसला कर लिया था कि वो हर एक औरत को अब एक सबक सिखाएगा, और औरतों को सबक सिखाने के लिए उसने एक ऐसे मोडस ऑपरेंडी का इन्वेंशन किया जिसको पुलिस ने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। मोहन गरीब लड़कियों को टारगेट किया करता था, और वो इस बात का खास ख्याल रखा करता था कि जिन लड़कियों को वो टारगेट कर रहा है वो अनमैरिड हो। वो ज्यादातर पिछड़े परिवारों की लड़कियों को टारगेट किया करता था, और लड़कियों में भी एक खास कैटेगरी में उसका इंटरेस्ट था। वो ज्यादातर उन लड़कियों को टारगेट करता था जो अपनी एज की अर्ली 20s या फिर लेट 20s में हुआ करती थी। जब मोहन एक बार किसी लड़की को टारगेट कर लिया करता था तब वो उन लड़कियों के पास जाकर उनको बात करने के लिए अप्रोच किया करता था, और वो टारगेटेड लड़कियों के एटीट्यूड पर खास ध्यान दिया करता था। जब उसको लगता था कि पर्टिकुलर लड़की उससे कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने लगी है तो वो इमीडिएट उस पर्टिकुलर लड़के से फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया करता था, और फिर वो उस पर्टिकुलर लड़की से कई हफ्तों तक फोन पर बात किया करता था। वो लड़कियों के सामने खुद को एक गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पर रिप्रेजेंट किया करता था, जिससे उसका इंप्रेशन लड़कियों के अंदर और भी ज्यादा बढ़ जाया करता था। मोहन इतना चालाक था कि वो उन लड़कियों के परिवारों से भी मिलकर बात किया करता था, और उन लोगों को यकीन दिला दिया करता था कि वो उनकी बेटी से शादी करने के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो उन लड़कियों की फैमिली मेंबर्स भी सोचा करते थे कि हम लोग तो बेहद गरीब हैं, और ये लड़का एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और ऊपर से इतना अच्छा भी है। ये तो हमारी बेटी का सौभाग्य है कि उसको इतने अच्छे लड़के ने खुद से सामने से आके प्रपोज किया है। फिर मोहन एक वेन्यू सेट करता था और विक्टिम लड़की से कहता था कि वो शादी करने वाली जगह पर आ जाए और अपने साथ अपनी सारी ज्वेलरी भी लेती आए। और वो लड़की से खास तौर पर कहा करता था कि वो लड़की या उसका परिवार किसी को भी ना बताए उनकी शादी के बारे में, और जब लड़की शादी के लिए मोहन की बताई हुई जगह पर आए तो वो अकेली आए। अब मुझे समझ नहीं आता कि मोहन विक्टिम लड़कियों पर और उनकी फैमिलीज पर ऐसा कौन सा जादू किया करता था जो वो ये समझ नहीं पाते थे कि मोहन आके लड़कियों को अकेले क्यों बुला रहा है, और वो ये क्यों नहीं चाहता कि मोहन और उनकी बेटी की शादी की खबर पब्लिक हो। कोई भी समझदार इंसान ऐसी हरकतें करने पर आराम से समझ जाएगा कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, लेकिन विक्टिम लड़कियां और उनकी फैमिलीज ये बात क्यों नहीं समझ पाते थे, ये अपने आप में आज भी एक मिस्ट्री है। जब वो लड़कियां मोहन के पास जाया करती थी तो मोहन उनको एक लॉज में ले जाया करता था, और फिर मोहन उन लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ करता था। अगले दिन मोहन उन लड़कियों से कहता था कि वो अपनी ज्वेलरी और रुपया लॉज में ही छोड़ दें, और फिर वो उनको लेकर एक बस स्टेशन पर चला जाया करता था और लड़कियों से कहता था कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लें क्योंकि उसको भी बच्चे नहीं चाहिए। तो वो लड़कियां उसके कहने पर पिल्स खा लिया करती थीं, लेकिन वो पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं हुआ करती थीं। असल में मोहन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को साइनाइड के पिल्स से रिप्लेस कर दिया करता था, और वो उन लड़कियों को साइनाइड खिला दिया करता था। जब लड़कियों को बेचैनी महसूस होने लगती थी तब वो उनको बस के रेस्ट रूम में ले जाया करता था, और वहां पर उन लड़कियों का मरने का वेट करता था। जब उसको लगता था कि अब लड़की मर चुकी है तब वो उनको वहीं पर छोड़कर लॉज में वापस सजाया करता था, और उन लड़कियों की ज्वेलरी और रुपए लेकर लॉज से निकल जाया करता था। जब विक्टिम लड़कियों के फैमिली मेंबर्स को उनकी कोई खोज खबर नहीं मिलती थी तो मोहन को कॉल करके अपनी बेटियों का हालचाल पूछा करते थे। तो मोहन कहता था कि अरे तुम्हारी लड़की तो मेरे साथ बहुत खुश है, मैं तुम्हारी लड़की की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी बेटी एकदम ठीक है। मोहन ने अपना पहला मर्डर साल 2004 में किया था, फिर उसने साल 2005 में 3 लड़कियों का मर्डर किया, साल 2006 में उसने 4 लड़कियों का मर्डर किया, साल 2007 में उसने 3 लड़कियों का मर्डर किया, 2008 में 2 और 2009 में 9 लड़कियों का मर्डर किया। जितनी बार मोहन ने लड़कियों का मर्डर किया था उतनी बार कर्नाटक पुलिस ने अनआइडेंटिफाइड डेथ की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस वालों ने इन सारी मौतों को बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया था, यहाँ तक कि बहुत से केसेस में पुलिस ने लड़कियों का पोस्टमार्टम करवाने में भी बहुत लेट किया था, जिस वजह से बहुत सी लड़कियों की मौत की सही तारीख कभी पता ही नहीं चल पाई, और ना ही उन लड़कियों की मौत की सही वजह पता चल पाई। पूरे कर्नाटक स्टेट में लड़कियों की गुमशुदगी
तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं गया कि एक सीरियल किलर का काम हो सकता है। लेकिन पुलिस का ध्यान इन मिसिंग्स पर तब आया जब साल 2009 में अक्टूबर के महीने में अनीता मूल्या नाम की लड़की गायब हो गई। जब राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने अनीता मूल्या की मिसिंग को लेकर काफी हो हल्ला किया और ये आरोप लगाया कि अनीता मूल्या की मिसिंग एक लव जिहाद का मामला है, तो पुलिस की नींद एकदम से टूटी और पुलिस ने फिर अनीता मूल्या मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। अनीता को ढूंढने के लिए पुलिस की एक टीम बनाई गई और पुलिस ने जब अनीता को ढूंढना शुरू किया तो अनीता की लाश पुलिस को बस स्टेशन के एक रेस्ट रूम में मिली। अनीता को सेम उसी तरह से मारा गया था जैसे मोहन ने अपने पहले की विक्टिम्स को मारा था, वही साइनाइड देकर। पुलिस ने अनीता के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया तो उसमें पुलिस को मदीकेरी के श्रीधर का नंबर मिला। जब पुलिस ने श्रीधर से जाकर पूछा कि तुम अनीता से क्यों बात करते थे, तो श्रीधर ने कहा कि ये नंबर उसकी बहन का है जिसका नाम कावेरी है और ये नंबर श्रीधर के नाम पर रजिस्टर्ड है। और श्रीधर ने बताया कि उसकी बहन भी कई दिनों से मिसिंग है। अब पुलिस ने 2+2 4 किया और पुलिस ने अब कावेरी के मोबाइल का सीडीआर निकलवाया। कावेरी के सीडीआर में पुलिस को विनुता का नंबर मिला। पुलिस विनुता के पास गई तो पता चला कि विनुता भी कई दिनों से मिसिंग है। जब पुलिस को लापता औरतों की एक पूरी ट्रेल मिली तो पुलिस ने आसपास के डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट करी कि वो मिसिंग औरतों की रिपोर्ट्स उनसे शेयर करें। जब सभी पुलिस स्टेशंस ने मिसिंग औरतों की रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस टीम के साथ शेयर करी तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने सभी रिपोर्ट्स का थॉरो एग्जामिनेशन किया तो पुलिस एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंची और ऐसे ही करके पुलिस को एक ऐसा कॉमन नंबर मिला जो कि रजिस्टर्ड था मोहन के अंकल के नाम पर। और इसी IMEI नंबर वाले मोबाइल से इन सारी औरतों को एक न एक बार कांटेक्ट जरूर किया गया था। पुलिस ने इस मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करी और पुलिस पहुंच गई मोहन के अंकल के पास। और मोहन के अंकल से पुलिस ने कहा कि इस उम्र में भी तुम्हें बड़ा आशिकी का भूत चढ़ रहा है। और आशिकी तक तो ठीक था, लेकिन ये कैसी आशिकी है कि जिस लड़की के साथ तुम रिश्ते में आए हो तुमने उसको ही मार दिया। तो मोहन के अंकल ने कहा कि साहब देखिए, मैं मानता हूँ कि ये मोबाइल नंबर मेरा है, लेकिन मैंने ये फोन अपने भतीजे को दे रखा है और वो ही इसका इस्तेमाल करता है। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि तुम्हारे भतीजे का नाम क्या है तो उन्होंने बताया कि मेरे भतीजे का नाम मोहन कुमार विवेकानंद है। मतलब मोहन के अंकल ने उसके नाम के आगे विवेकानंद तो ऐसे लगाया जैसे कि मोहन ने पता ही नहीं कितने अच्छे काम किए थे। मुझे लगता है कि मोहन जैसे आदमी पर विवेकानंद जैसा महान नाम सूट नहीं करता है। खैर, अब मोहन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल सेंटर में आ गया था। पुलिस ने इस बार एक बिल्कुल नई स्ट्रेटजी अपनाई। अक्टूबर 2009 में पुलिस ने सुमित्रा नाम की एक लेडीज टेलर से कांटेक्ट किया जिसने ये दावा किया था कि उसने बस स्टॉप पर मोहन और अनीता को देखा था। और सुमित्रा ने पुलिस को यह भी बताया कि वो मोहन को पहले से ही जानती है, क्योंकि साल 2005 में मोहन ने सुनीता को भी मैरिज का प्रपोजल दिया था, लेकिन सुमित्रा ने उसका यह मैरिज प्रपोजल इग्नोर कर दिया और लकीली वो मोहन की हिट लिस्ट में शामिल होने से बच गई। पुलिस ने फिर एक बेहद ही बढ़िया प्लान बनाया और उस प्लान के अकॉर्डिंग पुलिस ने सुमित्रा से कहा कि वो मोहन को कॉल करके दक्षिण कन्नड़ा के एक बस स्टॉप पर बुलाया। सुमित्रा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने मोहन को दक्षिण कन्नड़ा के एक बस स्टॉप पर मिलने के लिए बुलाया और मोहन वहां पर उससे मिलने आ भी गया। अब पुलिस तो वहां पर पहले से घात लगाकर बैठी थी। जैसे ही मोहन वहां पर आया, पुलिस ने एकदम मोहन पर धावा बोल दिया और उसको 21 अक्टूबर 2009 के दिन गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब मोहन को इंटेरोगेट किया तो उसने पुलिस को बताया कि उसने 4, 5 या 10 लड़कियों को नहीं मारा है, बल्कि उसने पूरी 32 लड़कियों को मौत के घाट उतारा है और उसको इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। पुलिस ने मोहन की बीवी श्रीदेवी के घर पर भी छापा मारा, जहां पर पुलिस को साइनाइड पाउडर मिला और साथ में जाली सरकारी मोहरें मिली, विजिटिंग कार्ड्स मिले और जिन दुकानों पर जाकर मोहन ने इन लड़कियों के गहने बेचे थे उनकी रिसीट्स मिली। मोहन ने बताया कि वो साइनाइड अपने एक दोस्त से खरीदता था जो कि एक ज्वेलरी शॉप में काम किया करता था। मोहन के कबूलने के बावजूद पुलिस मोहन के खिलाफ सिर्फ 20 लड़कियों के रेप एंड मर्डर के सबूत जुटा पाई। मोहन के खिलाफ मुकदमा मैंगलोर की स्पेशल ट्रायल कोर्ट में शुरू हुआ। मैंगलोर की 4th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिसंबर 2013 में मोहन को अनीता बरीमार, लीलावती मिस्त्री और सुनंदा पुजारी के रेप एंड मर्डर में IPC के सेक्शन 132 के अंडर मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने मोहन को अलग से 5 साल की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना किडनैपिंग के लिए, उम्र कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना रेप के लिए और 3 साल कैद और 1,000 रुपए का जुर्माना विक्टिम्स को जहर देने के लिए सेक्शन 328 के अंडर लगाया। लेकिन इस केस की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि मोहन ने कोई भी वकील लेने से मना कर दिया था और उसने अपना केस खुद ही लड़ा था। मोहन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने पुलिस के द्वारा सबमिट की गई चार्जशीट में बहुत सारी गलतियां पॉइंट आउट कर दी और ये देखकर अच्छे वकील भी चकरा गए थे। मोहन ने साल 2017 में कर्नाटक हाई कोर्ट में 4th एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट अपील की और कर्नाटक हाई कोर्ट ने मोहन को मिली डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया। साल 2020 में
कोर्ट ने मोहन को उसके लास्ट नॉन विक्टिम 25 साल की एक लड़की की मौत के लिए गिल्टी माना और उसको फिर से उम्र कैद की सजा दी गई। मोहन को 4 रेप एंड मर्डर केसेस में मौत की सजा हुई और 15 रेप एंड मर्डर केसेस में उम्र कैद की सजा हुई। मोहन आज भी जिंदा है। अब वो 60 साल का हो चुका है और जेल की 4 दीवारी में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।